गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 6 गणित में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, यानी कि प्लेइंग विथ नंबर्स। तो बच्चों आज हम करेंगे इस चैप्टर का स्टार्ट एक एक्टिविटी के साथ। तो एक्टिविटी में बुलाते हैं एक कक्षा 6 के एक बच्चे को जिसका नाम है रमेश। तो रमेश को बुलाते हैं और उसको देते हैं एक एक्टिविटी करने के लिए। तो देखो रमेश कैसे उस एक्टिविटी को करता है। तो सबसे पहले रमेश को हम देते हैं बच्चों 6 कंचे की गोलियां। क्या देते हैं? 6 कांच की गोलियां। क्या देते हैं? कांच की गोलियां। ठीक है, अब इन 6 कांच की गोलियों के साथ रमेश ने एक एक्टिविटी करनी है कि इन गोलियों को क्या करना है, उसने पंक्तियों में अरेंज करना है, यानी कि व्यवस्थित करना है। लेकिन ध्यान देना है कि रमेश जो है क्या करेगा, प्रत्येक पंक्ति में कंचों की संख्या समान रखेगा। यानी कि हमने रमेश को ये कहा कि आप इन 6 कंचों की गोलियों को क्या करो, यानी इन मार्बल्स को क्या करो, पंक्ति में रखो। लेकिन ध्यान ये देना कि हर पंक्ति में, यानी प्रत्येक पंक्ति में कंचों की संख्या समान होनी चाहिए। तो रमेश कहता है कि भाई ये तो बहुत आसान है, हम इसको कर देंगे। तो रमेश कैसे कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं इन 6 कांच की गोलियों को। सबसे पहले अरेंज क्या कैसे करेगा वो? रमेश क्या करेगा, रमेश ने क्या किया, 6 लाइनें खींच दी। ठीक है, यानी 6 पंक्ति बना दी, 1 2 3 4 5 6। और बोला सर कि पहला जो कांच की गोली है वो मैं रखूँगा पहली पंक्ति में, दूसरी को दूसरी पंक्ति में, तीसरी गोली को तीसरी पंक्ति में, चौथी गोली को चौथी पंक्ति में, पांचवी गोली को पांचवी पंक्ति में और छठवीं गोली को छठवीं पंक्ति में। तो ये तो उसने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमने उसको ये कहा था कि इन 6 कांच की गोलियों को क्या करना है, उसने पंक्ति में रखना है। लेकिन ध्यान देना है कि प्रत्येक पंक्ति में जितनी आप पंक्ति खींचोगे उसमें कंचे यानी कि जो कांच की गोलियां हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए। तो उसने यहाँ पे क्या किया, 6 लाइनें खींची, यानी 6 पंक्तियां बनाई, यानी रोज खींचे और हर एक में एक एक क्या रख दिया, कांच की गोली रख दी। तो ठीक है, हर पंक्ति में समान हो गए ना। देखो पहली में भी एक कंचा आया, दूसरे में भी दूसरा कंचा आया, तीसरे में तीसरा, तो एक एक कंचा सब में आया। तो इसका मतलब उसने कहा कि सर मैं 6 को कैसे व्यवस्थित कर सकता हूँ, एक कंचा 6 पंक्तियों में रखूंगा, यानी एक एक कंचा 6 पंक्तियों में रखूंगा। तो इसका मतलब उसने लिखा 1 × 6। इसके अलावा फिर हमने कहा भाई कि ठीक है, इसके अलावा कैसे अरेंज कर सकते हो? तो उसने कहा कि सर इसको हम ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकता है। दूसरा रमेश ने किया, उसने कहा कि हम 3 पंक्तियां खींच दें तो कैसा लगेगा, 1, ठीक है, 3 पंक्तियां ऐसे, और 3 पंक्तियां खींच दी और इसमें 2 मार्बल रख दे। पहली पंक्ति में 2, दूसरी पंक्ति में भी 2, तीसरी पंक्ति में भी 2। तो ये भी सही हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसे ये कहा था कि आप जितनी पंक्ति खींचोगे या जितनी पंक्ति बनाओगे और उनमें कांच की गोलियां रखोगे तो गोलियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी उसने 2 गोलियां रखी, यहाँ पे भी 2 गोलियां रखी, यहाँ पे भी 2 गोलियां रखी। तो उसने कहा कि सर इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि जो पंक्ति थी, पंक्ति कितनी थी इसमें, 3 पंक्ति थी, और हर एक में कितनी मार्बल रखे, 2 मार्बल रखे। तो इसका मतलब 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 2। देखो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2 2 2, तो कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 × 2। देखो ठीक है। इसके अलावा रमेश को कहा गया कि भाई आप और कैसे इसको अरेंज कर सकते हो इन 6 मार्बल्स को, 6 कंचे की गोलियों को। तो उसने कहा सर ऐसे भी हम कर सकते हैं कि अगर मैं क्या करूं, ध्यान देना यहाँ पे उसने क्या किया, पंक्ति खींची कितनी, 2। इस बार कितनी पंक्ति खींची, सिर्फ 2, और बोला इनमें 3 मार्बल रख दो, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। तो इसका मतलब 6 को कैसे अरेंज कर सकता है वो, कितनी पंक्तियाँ हैं, पंक्तियाँ कितनी थी, 2, और मार्बल कितने थे, एक पंक्ति में 3। ठीक है, एक पंक्ति में 3, दूसरी पंक्ति में 3, तो हो गए 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2। ठीक है, अब बात आई इसके बाद कि अब आप कितनी पंक्तियां खींचोगे और कितने कितने उसमें कांच की गोलियां रखोगे। तो यहाँ पे रमेश ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं,
अब देखो यहाँ पे अगर वो 4 पंक्ति भी नहीं खींच सकता, क्योंकि अगर 4 पंक्ति खींचेगा 1 2 3 4 तो कितने मार्बल रख सकता है। सपोज इसमें 1 रखा, इसमें 2 रखा, इसमें 3 रखा, इसमें चौथा मार्बल रखा, यहाँ पे 5वां रखेगा, यहाँ पे छठवां। लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, 2 छूट गए। ऐसी 5 जब पंक्तियाँ खींचेगा तब भी ऐसे होगा। तो उसने कहा कि 4 और 5 हम नहीं खींच सकते पंक्ति, हम क्या करेंगे डायरेक्ट अब हम एक ही पंक्ति खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक पंक्ति खींच सकते हैं। तो एक पंक्ति खींची, उसमें यहाँ पे जैसे ये एक पंक्ति खींची, यहाँ पे उसने पहला मार्बल रखा, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो इसको क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, उसने कहा 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 मार्बल एक पंक्ति में। तो ऐसा लिख सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि रमेश क्या कर रहा है। रमेश ने क्या किया, उसने जो 6 कंचों को अरेंज करने की जो व्यवस्था थी वो क्या क्या निकली, एक निकली थी आपके पास, एक निकली थी आपके पास 1 गुणा 6, एक निकली थी आपके पास 2 गुणा 3, एक निकली थी आपके पास 3 गुणा 2 और लास्ट वाला निकला था 6 गुणा 1। तो यहाँ पे रमेश ने एक जो व्यवस्था बनाई वो बिल्कुल सही बनाई। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो 1 गुणा 6 है, 2 गुणा 3 है, या 3 गुणा 2 है, या 6 गुणा 1 है, जो आपके पास जो 6 कंचों को अरेंज करके, यानी कि अरेंज मीन्स व्यवस्थित करके आया, ये कहीं ना कहीं 6 को क्या करते हैं, जैसे 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, 6 गुणा 1, ये कहीं ना कहीं 6 को क्या करते हैं, पूर्णतः यानी एग्जैक्टली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि ये क्या होंगे, 6 के डिविजर होंगे, विभाजक होंगे। क्या बोलते हैं इन्हें हम, विभाजक। देखो अगर आप 6 को 2 से, अगर 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आपके पास 3 आंसर आएगा। बट 6 2 3 क्या होता है, 6 होता है। तो 6 इसका मतलब क्या होंगे, ये इनको हम क्या बोलेंगे, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, 1 गुणा 6, ये क्या है आपके 6 के क्या होंगे, डिविजर होंगे, यानी कि विभाजक होंगे। और ये संख्याएं 6 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। कैसे कर देगी, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो जैसे मैंने कहा कि आपके पास 2 गुणा 3 आया, एक 6 का, 6 बराबर बोला था ना उसने ऐसे। तो अगर मैं कहने का मतलब ये है कि अगर 6 में 2 का भाग दूंगा तो 2 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो पूरा पूरा गया ना भाग। ऐसे अगर मैं 6 में 6 को 3 से करूँ तो डिवाइड, तो कितना आएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। तब भी कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 6 में से 6 गए तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों इसका मतलब ये जो आए आपके पास, ये कहीं ना कहीं 6 के क्या है, विभाजक कहलाएंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, आपको एक बार मैं बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो मैंने अभी तक एक्टिविटी में आपको बताया तो उसके पार्ट ये थे। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ कि जैसे पहली पंक्ति में क्या किया उसने, पहली पंक्ति में एक कंचा, ठीक है। इस पर पंक्तियों की संख्या कितनी थी, 6 थी। यहाँ पे देखिएगा आप 6 है पंक्तियों की संख्या टोटल। तो उसको क्या लिख दिया उसने, टोटल कंचों की संख्या कितनी है, 1 गुणा 6। ऐसे ही दूसरे में प्रत्येक पंक्ति में 2 कंचे, प्रत्येक पंक्ति में कितने कंचे रखे, 2, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2 कंचे रखे। तो इस प्रकार कुल कंचों की संख्या कितनी आई आपके पास, 2 गुणा 3 यानी कि 6। थर्ड में है कि प्रत्येक पंक्ति में 3 कंचे, यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। पंक्तियों की संख्या कितनी हुई, 2 हुई, 1 और 2। तो हर एक में कितने कितने कंचे रखे, 3 3 रखे। कितने कितने कंचे रखे, 3 3 कंचे रखे। तो टोटल कंचों की संख्या भी कितनी हो गई आपके पास, 3 गुणा 2 हो गई। तो टोटल कंचे कितने थे, 6 कंचे थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने किस प्रकार से एक्टिविटी की, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो फोर्थ वाला पॉइंट आपके पास, फोर्थ पॉइंट में ये है कि जब मैंने बोला कि लास्ट में क्या हुआ कि वो 4 पंक्तियाँ नहीं खींच सकता था, ठीक है। मतलब 4 पंक्तियाँ या 5 कंचे एक उसमें व्यवस्थित नहीं कर सकता था। तो लास्ट में उसके पास क्या बचा कि पंक्तियों की संख्या कितनी कर दी, 1 कर दी, और उसी में 6 कंचे रख दिए। तो इस हिसाब से हमने देखा कि उसने 6 को किस में तोड़ा, 6 को तोड़ा 1 गुणा 6 में, 6 को तोड़ा 2 गुणा 3 में, जैसे मैंने आपको कहा 6 को 3 गुणा 2 में, और लास्ट में 6 को 6 गुणा 1 में क्या किया, तोड़ा। तो कहीं ना कहीं जो ये आपके पास आए 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, 6 गुणा 1, ये क्या कहलाए, 2 और 3 जैसे, या जो 6 और 1 है वो पूरे पूरे विभाजक
या भाजक, यानी कि जिन्हें हम इंग्लिश में डिविजर्स कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं को बाद में क्या बोल दिया उसने कि 1, 2, 3 और 6 जो है 6 के विभाजक है, यानी कि 6 के विभाजक यानी 6 को पूरे तरह से क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। इसलिए 6 के ये क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि जो 6 को जो गुणनखंड आए 6 के, वो 6 के गुणनखंड आए 1, 2, 3 और खुद 6। क्यों, क्योंकि 6 को कैसे ब्रेक किया था रमेश ने, 1 गुणा 6 में, 3 गुणा 2 में, 2 गुणा 3 में, इसको सही लिख लेते हैं थोड़ा, 2 गुणा 3 में, और लास्ट में क्या किया था, 6 गुणा 1 में। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बाद में, 6 के ये क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें से देखो हमने 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया और लास्ट में 6 हमने ले लिया। तो ये क्या कहलाएंगे, 6 के गुणनखंड कहलाएंगे। गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि ये 1, 2, 3 और 6 है, ये 6 को पूरी तरह से क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। पूर्णतः से विभाजित मतलब एग्जैक्टली डिविजर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये बातें सीखी। अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो है गुणनखंड और गुणज, ठीक है प्यारे बच्चों। गुणनखंड आपने अभी तक सीखे और अब हम आपको बताएंगे गुणज किसे बोलते हैं। गुणज क्या होता है कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। प्रत्येक जो संख्या होती है वो अपने गुणनखंड का एक गुणज होती है। तो जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे संख्या क्या है, 20 है, ठीक है। और 20 बराबर हमने क्या बोला है, 4 गुणा 5, क्योंकि 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 4 गुणा 5 हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने उनमें से एक ले रखा है। जैसे 6 के गुणनखंड क्या थे, 1 गुणा 6 हमने किया था ना, उनको ऐसे ब्रेक किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 20 को क्या बोला, 4 गुणा 5। तो हमने जैसे आपसे कहा भी कि एक संख्या जो होती है, यानी कोई भी संख्या, जैसे मैंने कहा 20, वो अपने प्रत्येक गुणनखंड का, यानी कि जो प्रत्येक गुणनखंड, एक गुणनखंड उसका ये है, एक गुणनखंड इसका ये है, ठीक है, का एक गुणज होती है। यानी कि उनको गुणा करके जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, गुणज बोलेंगे, ठीक है, यानी मल्टीपल बोलेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा प्यारे बच्चों कि हम क्या बोलेंगे कि जो 4 है, 4 को हम बोलेंगे गुणनखंड, 4 को क्या बोलेंगे, गुणनखंड बोलेंगे, 4 को बोलेंगे गुणनखंड, 5 को भी बोलेंगे गुणनखंड। क्यों, क्योंकि वो ब्रेक हो रखा है, ठीक है। और जो 20 है आपका, 20 को बोलेंगे हम गुणज, क्या बोलेंगे, गुणज बोलेंगे। तो आपने ये गुणज और गुणनखंड सीखा कि गुणनखंड हमने कैसे हम निकालते हैं किसी भी संख्या का, और गुणज क्या होता है, जो उन दोनों गुणनखंडों को गुणा करके आता है वही क्या होगा, उसका गुणज होता है। अब बात करते हैं हम प्यारे बच्चों कुछ गुणनखंडों और जो गुणज है, यानी कि जो फैक्टर हैं, गुणनखंड मतलब जो फैक्टर्स हैं, और जो गुणज है यानी जो मल्टीपल्स हैं, उनके बारे में कुछ निष्कर्ष हमने जो कंक्लूजन निकाला है वो ये है। आपने भी देखा होगा कि जैसे मैंने 6 के मामले में मैंने कहा 6 को हम क्या बोल सकते हैं, एक, उसके फैक्टर क्या आए थे, गुणनखंड क्या आए थे, 1, 2, 3 एंड 6, ये आए थे। आपने देखा यही तो उसके गुणनखंड होंगे। तो हमने ये सीखा इससे कि जो एक होता है, जो एक होगा वो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। क्यों, क्योंकि 6 को हमने क्यों कैसे तोड़ा था अभी, 1 गुणा 6 नहीं तोड़ा था हमने। जब रमेश को बोला था कि कंचे लगाओ तो उसने क्या किया था, 1 गुणा 6 लिखा था, एक बार 6 गुणा 1 भी लिखा था। तो जो एक होगा यहाँ पे वो क्या होगा, वो प्रत्येक संख्या का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ऐसी 6 नहीं, आप औरों को भी निकाल सकते हैं। अब 8 के निकालो, 10 के निकालो, 15 के निकालो, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो क्या होगा, प्रत्येक का गुणनखंड होता है। दूसरा इसमें हमने ये सोच सकते हैं बच्चों कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। देखो 6 का क्या है, 6 में 6 भी तो आया लास्ट में, तो इसका मतलब जो 6 है, 6 जो है खुद अपने आप का, यानी कि जो 6 है वो उस 6 का ही क्या है, एक गुणनखंड है। तीसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजित करता है। हाँ करता है, सही बात है। देखो अगर ये 6 है, ये 1, 2, 3 और 6 से, इनसे क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछले पेज में भी दिखाया था कि कैसे इनको हमने डिवाइड किया था, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला है
कि प्रत्येक संख्या का जो गुणनखंड होता है उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। आप देखेंगे कि जो इनके गुणनखंड निकले 6 के, मैं 6 को ही लेके चल रहा हूँ, अभी और भी संख्या मैं बताऊंगा आपको कि कैसे गुणनखंड निकालते हैं और संख्याओं का भी। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था आपसे कि एक जो होता है वो प्रत्येक संख्या का क्या होगा, जैसे प्रत्येक संख्या मतलब जैसे उसमें 6 भी है, 6 का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। दूसरा मैंने क्या बोला था आपसे कि जो 6 होगा यानी कि जो खुद जो संख्या होगी वो अपने आप का एक गुणनखंड होगी। तीसरा हमने बोला कि जो गुणनखंड होते हैं प्रत्येक संख्या के, वो क्या करते हैं, उस संख्या को क्या करेंगे, पूर्णतः विभाजित कर देंगे। ये सोच लो आप, ठीक है। जैसे 1 2 3 ये आए आपके पास, 1 2 3 6, ये क्या करेंगे, इस 6 को क्या करेंगे, पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। चाहे आप रफ कॉपी में करके देख लेना, ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट है, मतलब जो चौथा पॉइंट था उसमें ये था कि जो प्रत्येक गुणन होता है, इसका जो प्रत्येक फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, वो क्या होता है, इस संख्या से, ये तो छोटा होगा, सही बात है, छोटा होगा। देखो 1 2 3 तो 6 से छोटे हैं, ये भी संख्या की ही बराबर होगा, यानी 6 से ऊपर कभी भी गुणनखंड नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आपने 6 के गुणनखंड 8 लिख लिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 क्या 6 से बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा नहीं आना चाहिए, ये ध्यान देना। अगला पॉइंट है कि जो गुणनखंडों की संख्या होती है वो क्या होती है, परिमित होती है। यानी कि परिमित मतलब होता है गिनने योग्य, जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो कितने कितने हो गए, जैसे 6 के गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 और 4। कितने गुणनखंड आए, 6 के 4 आए, जिनको आप गिन सकते हैं ना कि भाई 4 गुणनखंड आए, ठीक है। अगला है कि किसी भी संख्या के जो मल्टीपल होते हैं यानी कि जो गुणज होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमित होते हैं, उनको गिन नहीं सकते। अब देखो गुणज कैसे निकालेंगे, 6 के गुणज होंगे 6, 6 का पहाड़ा पढ़ लो, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौको 24। ऐसे ही प्यारे बच्चों, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो इसलिए हम इनको गिन नहीं सकते। इसलिए इनको हमने क्या बोला कि किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमित होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर है बात। अगला है कि जो किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, जो उसके जो गुणज होते हैं यानी मल्टीपल होते हैं, वो उस संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं। देखो अभी मैंने गुणनखंड में क्या कहा था कि किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो उस संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं। जैसे 6 के गुणनखंड क्या आए थे, 1 2 3 6, ये देखो ना आप, 1 2 3 6 आए थे, तो क्या थे, वो 6 के तो बराबर आया, ये तो 6 से छोटे है। जबकि मल्टीपल में यानी गुणज में जस्ट उल्टा है, ये तो 6 के बराबर आएगा, ये 6 से बड़े आएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, गुणज बोलेंगे, ठीक है, समझ में है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है, सही है। प्रत्येक संख्या यानी जो 6 है वो अपने आप का भी एक गुणज है, यानी 6 का पहले क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। और एक चीज़ मैं इसमें और इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूँगा, वो है आपकी वो है संपूर्ण संख्या के बारे में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण है, संपूर्ण संख्या क्या है, संपूर्ण संख्या। कभी पूछा जाता है आपसे इसकी संपूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं मालूम है, मैं बता देता हूँ। अभी आपने स्टार्ट किया चैप्टर, तो ये परफेक्ट नंबर्स में मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं कि संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वहाँ संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना है। समझ में बात आई। अगर आप किसी भी संख्या का, कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या के अगर आप गुणनखंड निकालते हैं और उनको फिर जोड़ते हैं और वो उस संख्या से दुगुना आ जाता है, तो इसका मतलब वो संख्या कहलाएगी आपकी परफेक्ट नंबर, यानी कि वो क्या कहलाएगी, आपकी संपूर्ण संख्या कहलाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि संपूर्ण संख्या क्या होती है। तो संपूर्ण संख्या वो संख्या होती है कि अगर उन संख्याओं का आप गुणनखंड निकालेंगे और उन गुणनखंडों को बाद में जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस संख्या का दुगुना मिल जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या बोलेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं उदाहरण के से कैसे इनको हम संपूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँगा, इसका उदाहरण है संपूर्ण संख्या का, एक तो हो सकता है आपका 6 और दूसरा मैं आपको बताऊंगा, दूसरा होगा आपका 28। अब बोलेंगे सर कि आपने 6 को ही क्यों लिया, तो देखो मैं 6 को इसलिए बोल रहा हूँ कि 6 के गुणनखंड अभी आपने सीखे थे, क्या है, 1 2 3 और खुद 6। इनको जोड़ के देखो मैंने क्या बोला कि अगर किसी संख्या के जो गुणनखंड आए उनको जोड़ के उस संख्या से दुगुना हो जाता है, यानी कि 6 का दुगुना कितना होगा, 6 दूना 12 होगा।
तो इनको जोड़िए आप, 1 धन 2 धन 3 धन 6, तो कितना आ जाएगा चेक करो, 6 और 3 9 और 9 2 11 1 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 का दुगना ही तो है, 6 का दुगना मतलब 6 दूना 12 ही तो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसे क्या बोलेंगे, ये परफेक्ट नंबर है, यानी कि संपूर्ण संख्या है। दूसरा मैंने कहा आपसे कि 28 की बात क्यों कर रहा हूँ, देखो 28 के अगर आप गुणनखंड करेंगे और उन गुणनखंडों को फिर ऐसे ही जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 28 दूना कितना होता है 56 मिलना चाहिए आपको, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो देखो 28 के क्या हो सकते हैं, एक, देखो आपने खुद ही बनाने, एक अभी मैंने आपको जो लिस्ट बनाई थी कि हर संख्या का एक गुणनखंड क्या होता है, एक होता है, और एक 28 ही होगा। एक तो जैसे 6 का क्या होता है, एक आया था और दूसरा 6 आया था। ठीक है, यानी कि 1 और 6, जैसे 6 के क्या था 1 और 6, तो 28 का इसका मतलब क्या होगा, एक होगा, एक 28 तो होने हैं। लेकिन उससे पहले देखो किस किस से डिवाइड होता है 28, ये भी आप सोच सकते हैं। देखो किस किस का डिवाइड, एक तो आएगा 2 से भी डिवाइड होता है क्योंकि 14 दोनों 28 होते हैं। आपको पहाड़े भी याद होने चाहिए, टेबल्स आनी चाहिए आपको। 14 दोनों 28, 3 का भाग जाता है 28 में, नहीं जाता। 4 का गेस जाता है, 7 चक्कू 28 होता है। ठीक है, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 चक्कू 28 होता है बच्चों। उसके बाद 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 5 25 होता है, 5 का 30 होता है। आपने यही टेबल पढ़नी है, पहाड़े पढ़ने हैं। 6 का भी नहीं जाएगा, 7 को मैंने बोल दिया, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा। उसके बाद सीधा जाएगा आपका 14 का, और लास्ट में किसका जाएगा, 28 का जाएगा। अब इसके जो गुणनखंड निकले 1 2 7 4 14 28। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आना चाहिए, 56 आना चाहिए। तो जोड़ेंगे कैसे, देखो 7 7 और 2 9 और 1 10, मैं जोड़ के दिखा देता हूँ आपको, 10 और 4 14 और 14 14 28, कितना हो गया 28। ये 28 तो मैंने जोड़ा ही नहीं, ये भी तो 28 है। तो 28 प्लस 28 कितना हो गया आपका 56। तो आपने देखा कि 28 का कितना हो गया, दुगना आया 56, यानी कि 56। 28 दूना कितना होता है, रफ में यूज़ कर लेना आप, 28 दूना क्या होता है 56। तो इसका मतलब हमने 6 को और 28 को हमने क्या किया, देखा कि इनके गुणनखंडों का गुणनखंड किया, उनको जोड़ा तो हमें क्या मिला, 56 मिला, यानी 28 दूना 56। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। बाकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। थैंक यू सो मच।